अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर टीचर सर शाहरुख। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालॉजीज़ की बात करेंगे। एनालॉजीज़ का क्या मतलब होता है? एनालॉजीज़ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वर्ड पैटर्न्स, यानी वर्ड पैटर्न्स को समझना और राइट अंडरस्टैंड करना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत अच्छी कमांड हो, आपको पता हो नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। एक तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो वोकेबलरी है, आपका जो वर्ड बैंक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं डेफिनेटली जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। और एनालॉजी को मैच करने के लिए, एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए आपके बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छी आपकी वोकेबलरी हो। वर्ड्स जितने भी वहाँ पर दिए गए हैं एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आप उससे बखूबी वाकिफ़ हों। अगर आपको मीनिंग नहीं आएगी तो आप एनालॉजी को कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आइए बात करते हैं। अभी हम ये जानने जा रहे हैं कि जनाब वर्ड एनालॉजीज को कंप्लीट कैसे किया जाए। और तो उसके लिए कुछ टेक्निकलिटी, कुछ कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना है कि एनालॉजीज डेवलप लॉजिक, कि जो हम एनालॉजी कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, आपको मैं आपको भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। तो आपको हाफ ऑफ द एनालॉजी गिवन होती है क्वेश्चन में, बाकी जो रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द एनालॉजी है वो आपने डेफिनेटली राइट ऑप्शन को चूज करके कंप्लीट करनी होती है। तो आप जब ऑप्शन चूज करने जा रहे हो तो उस वक्त आपने ये देखना होता है कि जो मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ क्या वाकई में वो एक लॉजिकल ऑप्शन है, क्या वाकई में वो इस एनालॉजी की लॉजिक को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू टेक इनटू योर कंसिडरेशन। अगर आप देखते हो कि वो लॉजिक कंप्लीट नहीं कर रहा, वो लॉजिकल ऑप्शन नहीं है, देन यू आर नॉट सपोज टू बी कंसिडरिंग दैट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जो फिर दूसरी चीज है जो आपने जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वो है एनालाइज टू वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे ही आप क्वेश्चन आपके सामने अपियर होता है तो आपने ये देखना होता है, आपने ये देखना है कि इन दोनों वर्ड्स जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। सही कि ये दोनों वर्ड्स सेम मीनिंग वर्ड्स हैं यानी सिनोनिम्स हैं, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स हैं यानी एंटोनिम्स हैं, या फिर ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स हैं। अच्छा, अब अगर ये नाउन्स हैं तो इनमें पार्ट एंड होल जो है उसका रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बम्पर एंड कार, तो अब ये जो बम्पर इज टू कार, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में बम्पर इज टू कार। अब ये जो बम्पर है, अभी जो बम्पर है ये पार्ट है कार का। तो ये जो रिलेशनशिप यहां पर आ रहा है, दोनों नाउन है, बम्पर भी नाउन है, कार भी नाउन है, बट ये जो बम्पर है ये पार्ट है होल का। यानी होल का मतलब WHOLE वाला होल की बात कर रहा हूं, पूरी पूरी कार का एक पार्ट है बम्पर। तो ये जो रिलेशनशिप आ रहा है, पार्ट एंड होल का रिलेशनशिप आ रहा है इस एनालॉजी के अंदर। अगर हम देखें तो हमने ऐसा ऑप्शन चूज करना होगा जो डेफिनेटली जो दोनों नाउन्स भी हों और प्लस पहले वाला पार्ट हो, दूसरा वाला होल हो। आर यू गेटिंग? तो रिलेशनशिप को समझना, आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मजीद और मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, सो डेफिनेटली आपको ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फाइंड अनदर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैज द सेम रिलेशनशिप। फिर आप जब ऑप्शन चूज करने जा रहे हो तो वहां पर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आपने उन पेयर ऑफ वर्ड्स को चूज करना है जिसके दरमियान सेम रिलेशनशिप हो। अगर होल एंड पार्ट का रिलेशनशिप भी होगा तो वो भी गलत हो जाएगा। पार्ट पार्ट पहले होना चाहिए, होल बाद में होना चाहिए। जैसा कि आपको गिवन एनालॉजी, गिवन क्वेश्चन के अंदर है कि बम्पर एंड द कार, इस तरीके से है। आइए बात करते हैं कि एनालॉजी जो है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको रीड कैसे किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पर एग्जामिनेशन के अंदर कोई एनालॉजी आ जाती है तो उसको रीड कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं जनाब।
जी, अब बात करते हैं एनालॉजी कंस्ट्रक्शन की कि किसी भी एनालॉजी को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल दैट इज राइट ऑन योर स्क्रीन। फाइंड इज टू लोकेट इज रिलेटेड टू लूज इज टू मिसप्लेस। इफ यू लुक एट दिस एनालॉजी वेरी क्लोजली, वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड वन थिंग हियर। आप जरा यहां पर देखो। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या देखना होता है किसी भी एनालॉजी के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपने वहां पर क्या देखनी होती है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू टेक इनटू योर कंसिडरेशन, कि वो लॉजिक क्या दे रही है। फाइंड इज टू लोकेट, फाइंड इज टू लोकेट, फाइंड भी एक वर्ब है, लोकेट भी एक वर्ब है, सही है। अब जो आप ऑप्शन चूज करने जा रहे हो, अच्छा आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि हाफ ऑफ द एनालॉजी इज गिवन। जैसे फाइंड इज टू लोकेट आपको दे देंगे, बाकी लूज इज टू मिसप्लेस वो वहां पर नहीं होगा, वो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ होगा, सही है। तो आपने जो है वो डेफिनेटली इस चीज को सामने रखते हुए, फाइंड इज टू लोकेट को सामने रखते हुए, यानी फाइंड भी एक वर्ब है, लोकेट भी एक वर्ब है। फाइंड का मतलब भी कोई चीज तलाश करना है, लोकेट का मतलब भी कोई चीज तलाश करना है। तो इसका मतलब ये जो एनालॉजी है वो बेस किस पे कर रही है, सिनोनिम्स के ऊपर कर रही है, सेम मीनिंग वर्ड्स के ऊपर कर रही है। ऑलराइट, तो ये आपने, अच्छा सबसे पहले तो आपने ये देखा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, ये वर्ब्स हैं दोनों, सही है। अच्छा इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, इनके दरमियान में जो है वो सिनोनिम्स का रिलेशनशिप है, यानी सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। अब जो आप एनालॉजी चूज करने जा रहे हो तो डेफिनेटली जो आप एनालॉजी चूज करोगे वो कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन में से लूज इज टू मिसप्लेस। ये गिवन नहीं होती है, मैं आपको असल में अभी तो बता रहा हूं, ये पूरी कंप्लीट एनालॉजी लिखी हुई है। हाफ ऑफ द पार्ट इज गिवन इन योर एग्जामिनेशन, द रेस्ट हाफ इज टू बी चोजन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर। ओके, तो अब जरा आप गौर से देखो। फाइंड इज टू लोकेट इज रिलेटेड टू लूज इज टू मिसप्लेस। अब लूज देखो, लूज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज खो देना, सही है। इसी तरीके से मिसप्लेस का मतलब भी यही होता है, कोई भी चीज खो जाना, खो देना। ऑलराइट, तो दोनों का मतलब भी सेम है, रिलेशनशिप सिनोनिम्स है, सही है। यानी इसका भी जो रिलेशनशिप बेस कर रहा है वो सिनोनिम्स के ऊपर कर रहा है। फिर लूज भी एक वर्ब है, मिसप्लेस भी एक वर्ब है। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि ये जो पेयर ऑफ वर्ड है वो मैच कर रहा है फाइंड इज टू लोकेट के साथ। तो हम कह सकते हैं कि फाइंड इज टू लोकेट इज रिलेटेड टू लूज इज टू मिसप्लेस। ऑलराइट, इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान होता है। इसके दरमियान जो कॉलन होता है उसको हम डेफिनेटली इज रिलेटेड टू पढ़ते हैं। फाइंड इज रिलेटेड टू लोकेट या इज टू भी पढ़ सकते हैं वैसे तो। डबल कॉलन स्टैंड्स फॉर इन द सेम वे दैट। तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो, find is related to locate in the same way that lose is related to misplace. आई होप कि आप में से किसी को भी इस हवाले से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो find is related to locate है, ये हाफ ऑफ द एनालॉजी है। एंड इन योर एग्जामिनेशन आपको कहा जाता है इस एनालॉजी को कंप्लीट करें ऑप्शन में से राइट ऑप्शन, राइट ऑल्टरनेटिव चूज करके। दैट इज हाउ इट इज। जी जनाब, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉजीज की। टाइप्स ऑफ एनालॉजीज क्या होती हैं ये मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपको टाइप्स के हवाले से मालूम होगा फिर ही आप जो है वो वर्ड पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकोगे। ऑलराइट, सो अब लुक एट योर स्क्रीन, और सबसे पहले जो आपके सामने टाइप आपको ये नजर आ रही है, सबसे पहले ये जो आपको एनालॉजी नजर आ रही है, ड्राई इज रिलेटेड टू एरिड इन द सेम वे दैट लॉस्ट इज रिलेटेड टू मिसलेड। और अब जरा मुझे बताओ इस एनालॉजी के अंदर सिर्फ अगर मैं बात करूं ड्राई इज रिलेटेड टू एरिड की, तो क्या रिलेशनशिप आपको नजर आता है। ड्राई का मतलब खुश्क कोई भी चीज, एरिड का मतलब भी ऐसा ही होता है। एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड इन सम एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ऑलराइट, तो एरिड का मतलब भी खुश्क होता है, ड्राई का मतलब भी खुश्क होता है। ऑलराइट, तो ड्राई इज रिलेटेड टू एरिड। अच्छा, ड्राई भी एक एडजेक्टिव है, एरिड भी एक एडजेक्टिव है। दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि क्या क्या है, कि एडजेक्टिव्स हैं एक तो दोनों, ये दोनों जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। फिर इनके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जा रहा है वो सिनोनिम्स हैं। इनका रिलेशनशिप बेस्ड कर रहा है सेम मीनिंग वर्ड्स के ऊपर। ऑलराइट, इन द सेम वे दैट लॉस्ट इज रिलेटेड टू मिसलेड। ऑलराइट, कोई भी बंदा लॉस्ट है, कोई भी चीज लॉस्ट है तो वो डेफिनेटली रिलेट कर रही है मिसलेड। तो इनका भी मतलब जो है लॉस्ट और मिसलेड का वो डेफिनेटली सेम है। तो अगर हम देखें इनका जो रिलेशनशिप है,
ड्राई एंड एरिड का वो सिनोनिम्स है। इसी तरीके से लॉस्ट एंड मिसलेड का भी जो रिलेशनशिप है वो सिनोनिम्स के ऊपर बेस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज लॉजिकल एनालॉजी। एक तो ये लॉजिकल एनालॉजी है, वेट पैटर्न्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये आप कह सकते हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सिनोनिम्स है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी है, सिनोनिम्स। ये अपने पास आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब दूसरी टाइप ऑफ एनालॉजी की। जी, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ एनालॉजी दैट वी हैव राइट ऑन आवर स्क्रीन्स। अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरी टाइप एनालॉजी की, जरा गौर से देखिएगा। इनके इस एनालॉजी में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो वर्ड पैटर्न्स हैं, देखते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, उनमें क्या लॉजिक है। काइंड, वी नो दैट समबडी हु इज बीइंग वेरी काइंड, वार्म हार्टेड, ऑलराइट, बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है इस वर्ड के। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्रूल का वर्ड है वो ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है। kind and cruel, all right, both of these words have opposite meanings, okay? तो यहां पर अगर हम देखें तो kind and cruel are antonyms of each other. तो kind is related to cruel in the same way that happy is related to sad. kind opposite है cruel के, इसी तरीके से happy opposite है sad के। अच्छा, अब जरा अगर हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं जनाब, सबसे पहले जो चीज हमें देखनी है वो ये चीज देखनी है कि ये जो काइंड एंड क्रूल है, काइंड और क्रूल जो है ये क्या है, ऑपोजिट है। ये चीज देख ली। दूसरी चीज हमने देख ली कि दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो ऑप्शन ऐसा चूज करना है हमें वहां पर जाकर, जो भी 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए होंगे, कि जो भी एनालॉजी कंप्लीट करने के लिए एक तो हमें ये देखना होगा कि दोनों वर्ड्स ऑपोजिट हो, पहला वर्ड पॉजिटिव हो, ये भी चीज देखनी होगी, क्योंकि काइंड पहले है और पॉजिटिव है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर एनालॉजी आपने लॉजिकल बनानी है, कंप्लीट करनी है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सैड पहले दिया हुआ और हैप्पी बाद में दिया हुआ। दैट विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ इलॉजिकल एनालॉजी। तो इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। बोथ वर्ड्स हैव ऑपोजिट मीनिंग्स, सो देयर रिलेशन इज एन एंटोनिम। जब ऑप्शंस में हम इसको चूज करने जा रहे होंगे तो हमने बहुत सारी चीजें का ख्याल रखना होगा। एक तो दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव्स हों, फिर वो दोनों एंटोनिम्स हों, फिर जो पॉजिटिविटी है उसका पहले तज़किरा किया जा रहा हो। ये सारी चीजें जब वहां पर मौजूद होंगी, डेफिनेटली हम फिर क्लेम कर सकेंगे कि ये एनालॉजी एक लॉजिकल एनालॉजी है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ एनालॉजी दैट वी हैव देयर, ओके, जो कि बेस्ड कर रही एंटोनिम्स के ऊपर। अच्छा, दिस इज अनदर टाइप ऑफ एनालॉजी। टाइप्स ऑफ एनालॉजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये तीसरी टाइप है। अब जरा गौर से देखिए इसको, यहां पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव गॉट हियर। चैप्टर इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे दैट फेंडर इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। तो चैप्टर जो है, अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए कि इसमें से होल क्या है और इसमें से पार्ट क्या है। डेफिनेटली आप मुझे बताइए, क्या बुक चैप्टर में होती है या चैप्टर्स बुक में होते हैं? तो अगर आप देखें तो चैप्टर पार्ट है और बुक होल है, ऑलराइट, यानी जो चैप्टर है वो बुक का पार्ट है और बुक कंप्लीट है, होल है, ऑलराइट, मुकम्मल है। सो चैप्टर्स आर फाउंड इन बुक्स, अ चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ बुक, जस्ट एज फेंडर इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। सही है ना? ऑटोमोबाइल किसको कह रहे हैं? गाड़ी को कह रहे हैं, व्हीकल को कह रहे हैं। So, chapter is related to book in the same way that fender is related to automobile. Okay? तो part and whole का relationship है। अच्छा, दोनों में आपने बहुत सारी बातों को नोट करना है डेफिनेटली। अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले तो चैप्टर एंड बुक, ये दोनों नाउन्स हैं। चैप्टर भी नाउन है, बुक भी नाउन है, फेंडर भी नाउन है, ऑटोमोबाइल भी नाउन है। ओके, अच्छा, फिर चैप्टर जो है वो बुक का हिस्सा है, इसी तरीके से फेंडर ऑटोमोबाइल का हिस्सा है। ओके, तो ये पार्ट एंड होल के ऊपर बेस कर रही है ये जो एनालॉजी है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, देखें इन्होंने एक एग्जांपल भी देकर बताई है, बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देखें, बिल्कुल लास्ट में देखें, बुक इज रिलेटेड टू चैप्टर इन द सेम वे दैट फेंडर इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब ये पार्ट एंड होल नहीं रहा, बल्कि एक एनालॉजी में देखें तो होल पहले आ गया और पार्ट बाद में चला गया। बुक इज रिलेटेड टू चैप्टर, नॉट पॉसिबल। अगर ये लिखा हुआ होगा, हाँ ये सही एनालॉजी कैसे हो सकती है, बुक इज रिलेटेड टू चैप्टर इन द सेम वे दैट ऑटोमोबाइल इज रिलेटेड टू फेंडर, अब सही एनालॉजी हो जाएगी, क्योंकि आपने दोनों के जो होल्स हैं वो शुरू में लिख दिए और पार्ट्स को बाद में लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से हियर। तो बहुत सारी चीजों को हमने देखना होता है कि ये एक तो रिलेशनशिप क्या है, फिर प्लस उसमें जो होल है वो बाद में आ रहा है, पार्ट बाद में आ रहा है, क्या चीज है। तो ये सारी लॉजिक को सामने रखते हुए हमने जो है उसको करना होता है जी। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, पार्ट एंड होल की या होल एंड पार्ट की। व्हाट्स द रिलेशनशिप, अब जरा देखें, ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। पोम इज रिलेटेड टू स्टैंजा इन द सेम वे दैट प्ले इज रिलेटेड टू एक्ट्स। सही है, तो अब आप जरा बताइए मुझे कि स्टैंजा पोम का हिस्सा होता है या पोम स्टैंजा का हिस्सा होती है। डेफिनेटली आप सारे बोलेंगे कि ये जो पोम है वो होल है और स्टैंजा उसका पार्ट है। इसी तरीके से प्ले एक होल है और उसके अंदर एक प्ले के अंदर एक्ट्स पाए जाते हैं, एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2, एक्ट नंबर 3, इस तरीके से होता है। जैसे एक ड्रामा के अंदर एपिसोड्स होती हैं, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, बिल्कुल इसी तरीके से एक प्ले में एक्ट्स होता है। तो ये जो एग्जांपल है वो होल एंड पार्ट की है, और जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो पार्ट एंड होल की थी, यानी उसमें पार्ट पहले था, होल बाद में था, इसमें होल पहले है, पार्ट बाद में है। दैट्स हाउ इट इज। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ एनालॉजी नाउ। एक और टाइप हमारे सामने मौजूद है, और जनाब ये जो बेस कर रही होती है एनालॉजी, वो कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी के ऊपर बेस कर रही होती है। यानी अगर आप गौर करें तो मिरर्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिकली क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। मिरर्स कैरेक्टरिस्टिकली क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, बहुत स्मूथ सरफेस होती है मिरर की। इसी तरीके से सैंड पेपर अगर आपने कभी यूज किया है, या आपने डेफिनेटली अपने घर में यूज होता हुआ देखा होगा, तो वो किस लिए यूज होता है। वो सैंड पेपर एक तो बहुत रफ होता है, सही है। जब आप पेंट करने जा रहे होते हैं अपनी वॉल्स वगैरह पे, तो सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रीवियस पेंट होता है, पहले का पेंट होता है, उसको हटाने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए, किसी भी चीज को फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग टच देने के लिए आप सैंड पेपर का यूज करते हैं। तो मिरर्स जो है आर कैरेक्टरिस्टिकली स्मूथ। ऑन द अदर साइड सैंड पेपर आर कैरेक्टरिस्टिकली रफ। जो सैंड पेपर्स होते हैं वो डेफिनेटली हमें मालूम है कि वो रफ होते हैं। खैर, अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जा रहा है, यहां पे जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है उसके आगे। मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्मूथ है, इसी तरीके से सैंड पेपर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एनालॉजी बेस कर रही है, ये ऑब्जेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस कर रही है, यानी बेसिकली बेस कर रही है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, उनकी क्वालिटी के ऊपर, कि वो क्वालिटी वाइज कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिकली कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं या फिर कैसे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, जी। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ एनालॉजी दैट वी हैव गॉट हियर, ऑलराइट, जो कि बेस करती है क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन के ऊपर ये बेस कर रही है। अब जैसे हम बात करते हैं, पोल्का इज क्लासिफाइड एज डांस इन द सेम वे दैट फ्रॉग इज क्लासिफाइड एज एन एम्फीबियन। फ्रॉग को हम एम्फीबियन के तौर पर क्लासिफाइड करते हैं, ये एक एम्फीबियन है, ऑलराइट, क्लासिफिकेशन हुई है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये इसमें, अच्छा यहां पर देखें कि जो पोल्का है वो बेसिकली एक तरीके से टाइप है डांस की। इसी तरीके से जो एम्फीबियन है वो एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है एम्फीबियन की, यू कैन से दैट। यहां पर तो अगर देखें, टाइप या जो क्लास है या जो पार्ट है पहले लिखा हुआ है, और वो जो इंटायर क्लास है जो उसका एक्चुअल नेम है वो बाद में लिखा हुआ है। पोल्का, डांस, फ्रॉग, एम्फीबियन, यानी ये इस क्लास से बिलोंग करता है। पोल्का डेफिनेटली डांस से बिलोंग करता है, फ्रॉग एम्फीबियन से बिलोंग करता है। यहां पर तो कुछ इस तरीके से हुआ है। अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं तो यहां पर थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर दिया, स्वैप कर दिया प्लेसेस को। हैव अ लुक एट दिस कि बर्ड की कैटेगरी में कौन सी चीज आती है, कार्डिनल। इसी तरीके से हाउस की कैटेगरी में कौन सी चीज आती है, इग्लू। इग्लू इज क्लासिफाइड एज अ हाउस।
इग्लू जो है वो एक हाउस के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। इसी तरीके से कार्डिनल भी जो है वो एक बर्ड के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। अब पोल्का में बी क्लासिफाइड एज अ डांस, अ कार्डिनल इज क्लासिफाइड एज अ बर्ड। हैव अ लुक एट दिस। ओके, तो इस तरीके से हम जो है इस एनालॉजी को कंप्लीट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी के ऊपर, और वो है जो कि बेस कर रही होती है कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। और राइट, अब जरा गौर से देखिए, यहां पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं इस एनालॉजी की टाइप को आपको समझाने के लिए। सबसे पहले एग्जांपल जो आपको दी गई है वो है गिफ्ट इज रिलेटेड टू जॉय। तो अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि गिफ्ट्स कॉज जॉय, ऑन द अदर साइड इन द सेम वे दैट रेन कॉजेज फ्लड। सही है जी। तो अब आप ये देखें कि गिफ्ट जो है वो कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है, जॉय है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है सामने वाले पे, जॉय। जब बारिश होती है बहुत ज्यादा तो क्या आ जाता है जनाब, फ्लड आ जाता है। यानी कॉज क्या है, रेन, और उसका इफेक्ट क्या है, फ्लड। वाटर इज एवरीवेयर, योर आर रोड्स आर फ्लडेड। ये तो यानी इसमें कॉज पहले है, इफेक्ट बाद में है। अच्छा, अब जरा दूसरी एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो टीयर्स इज रिलेटेड टू सैडनेस। अब इसमें इफेक्ट पहले है और सैडनेस बाद, इसमें इफेक्ट पहले है और कॉज बाद में। सैडनेस कॉज है जो कि कॉज करती है टीयर्स को। तो सैडनेस का जो इफेक्ट होता है वो टीयर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो जॉय है वो कॉज करती है किसको, स्माइल्स को। तो जॉय कॉज करती है स्माइल्स को, तो जॉय का जो इफेक्ट है वो स्माइल्स है। दैट्स हाउ इट इज। इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट भी पहले हो सकता है, कॉज भी पहले हो सकता है। हाँ, अगर इस तरीके से होता है तो क्या आप मुझे बताइए कि ये लॉजिकल एनालॉजी होती है? आप लोगों से मेरा सवाल है, एग्जाम के अंदर आपने बहुत ज्यादा ख्याल से एनालॉजीज को कंप्लीट करना है, बहुत बहुत देखकर आपने ऑप्शन को चूज करना है। अभी तो मैं सिंपल एनालॉजीज की बात कर रहा हूं। अभी जब हम एक्चुअल जो दी जाती है एनालॉजीज एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं, डेफिनेटली जब हम उनकी बात करेंगे तो उसमें आपके कुछ के होश भी उड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट एनालॉजीज भी होती हैं, बहुत ज्यादा इजी नहीं होती हैं। अब जैसे यहां पर देखें आप, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ टाइप्स ऑफ एनालॉजीज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सही है। सो गिफ्ट, जॉय। अब अगर मैं ये बोल दूं गिफ्ट इज रिलेटेड टू जॉय इन द सेम वे दैट फ्लड इज रिलेटेड टू रेन, तो फिर गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि एक में कॉज पहले है और इफेक्ट बाद में है, और दूसरे में इफेक्ट पहले आ गया और कॉज बाद में आ गई। दैट इज द रीजन ये जो एनालॉजी होगी ये एक लॉजिकल एनालॉजी नहीं होगी। जी जनाब, तो आइए अब हम अगली टाइप की तरफ चलते हैं। यहां पर जो बेसिक एनालॉजी है वो बेस कर रही होगी फंक्शन के ऊपर। अगर आप देखें ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन, हैव अ लुक एट दिस वेरी थिंग, हैव अ लुक एट द एग्जांपल गिवन हियर ऑन द स्लाइड। नाइफ इज रिलेटेड टू कट इन द सेम वे दैट शॉवल इज रिलेटेड टू डिग। यानी नाइफ का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कट करना। शॉवल का काम क्या होता है, डिग करना किसी भी चीज को। सही है ना, गड्ढा वगैरह खोदना। सो द फंक्शन ऑफ अ नाइफ इज टू कट इन द सेम वे दैट द फंक्शन ऑफ अ शॉवल इज टू डिग। ऑलराइट, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर ये जो टाइप ऑफ एनालॉजी है ये बेसिकली बेस कर रही है फंक्शन के ऊपर। इसका जो रिलेशनशिप बेस कर रहा है वो डेफिनेटली फंक्शन के ऊपर बेस कर रहा है। दैट्स हाउ इट इज। जी, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ एनालॉजी नाउ, जो कि बेस कर रही होती है, जिसका रिलेशनशिप डेफिनेटली जो बेस कर रहा होता है वो लोकेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। हैव अ लुक एट दिस वेरी एनालॉजी। तो आपने इस किस्म की एनालॉजी भी आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली दी जा सकती है कि आपने जो भी चीज है, जो भी एनिमल है, उसका हैबिटेट उसके आगे लिखा हुआ हो, उसका हैबिटेट क्या है। अब जैसे फिश का हैबिटेट सी है, मूस का हैबिटेट फॉरेस्ट है। सही है। सो फिश इज रिलेटेड टू सी
इन द सेम वे मूज इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जैसे नीचे लिखा हुआ है अ फिश कैन बी फाउंड इन द सी जस्ट एज अ मूज कैन बी फाउंड इन अ फॉरेस्ट। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। सही है, हैबिटेट, हैबिटेट को देखना होगा कि जनाब जो एनिमल दिया हुआ है इसका रिलेशनशिप लोकेशन है। अच्छा जी, एनिमल ज्यादातर हम कहाँ देखते हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट यू आर सपोज्ड। यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन भी आपकी बड़ी काम आती है। ऑलराइट, तो जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल नॉलेज भी आपकी बहुत काम आती है अगर आपको, और डेफिनेटली अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो इन जगहों पर आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है फॉर श्योर। ये बड़ी मजेदार टाइप ऑफ एनालॉजी है। इसमें जो रिलेशनशिप बेस कर रहा है वो डिग्री के ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, इसको वहां पर एनालाइज करना, इस एनालॉजी को समझना बड़े कमाल की बात है। एग्जामिनेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है डिग्री के ऊपर बेस कर रहा है कि किसी भी एक्शन की डिग्री क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल चकल, ही आपने आमतौर पर बस हंस दिए, जैसे आप शर्माते हुए हंस दिए। खुलकर जो हंसता है लाफ। तो आप अगर देखें तो चकल जो है वो बेसिकली डिग्री के एतबार से थोड़ा वीक वर्ड है। हाँ, अगर हम बात करें थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड की, या अगर हम खुल के हंसने की बात करेंगे तो हम लाफ को वर्ड यूज करेंगे। सही है, यानी डिग्री बढ़ जाएगी जब हम लाफ देखेंगे। चकल, ही हा 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 हा, अब बहुत खुल के हंस रहे हैं। दीज वर्ड्स डिफर इन डिग्री, वन इज मोर इंटेंस देन द अदर। तो इंटेंसिटी किस में ज्यादा है, लाफ में ज्यादा है, चकल में ज्यादा नहीं है। इन द सेम वे अगर हम बात करें विम्पर की, विम्पर, हाँ, तो आप जो रो रहे हैं, एक तरीके से आप जो सॉबिंग करते हैं ना, सॉबिंग से थोड़ा सा ऊपर कर लें डिग्री को, तो वो विम्परिंग है। और जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं माशाल्लाह, क्राई, हाँ, तो फिर आप डेफिनेटली इंटेंस डिग्री है क्राई का वर्ड। तो यहां पर डिग्री के एतबार से हमने देखना है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसको क्लोजली एनालाइज करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। जी जनाब, ये एक और टाइप आ गई है। अब एक दो टाइप्स ही रह गई हैं मजीद एनालॉजीज के आगे। और एक तो परेशान नहीं हो, ज्यादा टाइप्स नहीं है, इनका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप इनकी टाइप्स जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कि कौन कौन सा रिलेशनशिप पॉसिबल है एनालॉजीज के जो ऑप्शंस हैं उसको चूज करते हुए, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। सही है। अब ये जो एनालॉजी है वो बेस कर रही होती है परफॉर्मर और रिलेटेड ऑब्जेक्ट। सही। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक राइटर हूं, तो मेरे से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या होगी, पेन होगा। ऑलराइट। इसी इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं कैशियर है, तो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैश है। जो प्लम्बर है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पाइप है। सो परफॉर्मर एंड अ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। अ कैशियर वर्क्स विद कैश जस्ट एज अ प्लम्बर वर्क्स विद पाइप्स। ऑलराइट। आई होप आपको इस एनालॉजी की जो रिलेशनशिप है वो समझ में आ रही होगी। तो आपने देखना होगा कि कैशियर, अब ड्राइवर जो है वो उसका रिलेशन किससे होता है, व्हीकल से होता है, ऑटोमोबाइल से होता है, व्हीकल से होता है। ऑलराइट। आप उसको कार दे दें, आप उसको ट्रक दे दें। ऑलराइट। दैट पर्सन, ऑलराइट, वो जो परफॉर्मर है उसकी जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो व्हीकल है। दैट्स हाउ इट इज। अब अगर अब अगर हम इस टाइप ऑफ एनालॉजी को जरा अपने सामने रखें, तो इसमें क्या है, परफॉर्मर एंड रिलेटेड एक्शन। पिछली वाली जो हमारी थी वो कौन सी थी, यानी पिछले वाला जो रिलेशनशिप था वो किस पे बेस कर रहा था, परफॉर्मर एंड अ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। यहां पर जो एनालॉजी बेस कर रही है वो किसके ऊपर बेस कर रही है, परफॉर्मर एंड अ रिलेटेड एक्शन। ओके, तो हैव अ लुक एट दिस वन। व्हाट्स द रिलेशनशिप, ऑथर इज रिलेटेड टू राइट एंड शेफ इज रिलेटेड टू कुक। Okay, so you expect an author to write just as you expect a chef to cook some delicious meals. Okay, बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा होता है। तो यहां लास्ट वाली एनालॉजी जो थी वहां पर परफॉर्मर एंड अ रिलेटेड ऑब्जेक्ट था, यहां पर जो है परफॉर्मर एंड अ रिलेटेड एक्शन है। इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी बात है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ एनालॉजी। ऑलराइट, बात करते हैं जनाब। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतनी सारी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली आज। बहुत अच्छी बात है कि जितनी ज्यादा टाइप्स पता होंगी, जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स आपको पता होंगे इन एनालॉजीज के दरमियान जो पाए जा सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के हवाले से अपने आप को। ये क्वेश्चन लाजमी है, कंपलसरी है, लाजमी आता है ये वोकैबुलरी पार्ट के अंदर। इस किस्म के क्वेश्चन या अलग से इसको इस किस्म का क्वेश्चन लाजमी आता है इंशाल्लाह। जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, नेक्स्ट जो अब लेसन में आपका होगा, वीडियो लेसन, रिकॉर्डेड लेसन, उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि एनालॉजी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्चुअली कैसे आता है। ऑलराइट, तकरीबन सेम ही है, मगर डेफिनेटली वो जो ऑप्शंस होते हैं कैसे दिए जाते हैं, उनको चूज कैसे करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली उस पर करके दिखाऊंगा। ओके जी, तो बात कर लेते हैं इस टाइप ऑफ एनालॉजी की। आप जरा देखिए, ये इसका रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस कर रहा है? एक्शन एंड ए रिलेटेड ऑब्जेक्ट। एक्शन एंड ए रिलेटेड ऑब्जेक्ट। अब जैसे अब आप देखिए कि हम एग के साथ क्या करते हैं? बॉयल करते हैं उसको। बॉल के साथ क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। You boil an egg just as you throw a ball. In these items, the object always receives the action. That's how it is. तो ये सारी आज हमने जो है वो वर्ड पैटर्न्स को अच्छे तरीके से समझा है, एनालॉजीज क्या होती हैं इसको समझा है, और राइट इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये इसकी जो टाइप्स हैं वो किन चीजों के ऊपर बेस कर रही होती हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इन सारी चीजों को जाना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दैट इज इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज्यादा तैयारी करते रहिए अपनी एमकेट और ईकेट एग्जामिनेशन के लिए। सारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।